नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों में हलचल हंगामा ना हो तो आपका ध्यान भी नहीं जाता है, और जब भी बात का बतंगड़ बनाया जाए, दिमाग दौड़ाइए कि किस खबर को पीछे करने के लिए यह सब किया जा रहा है। मीडिया की ताकत से लैस सत्ता पक्ष जब चाहे किसी भी मुद्दे को बड़ा कर देता है, किसी भी मुद्दे को गायब कर देता है। क्या आज वो खबर आप तक पहुंचेगी कि कुश्ती संघ के चुनाव में महिला खिलाड़ियों को हार मिली है? जो जीते हैं वो बृजभूषण सिंह के करीबी बताए जाते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी रोते रोते कह गईं कि अब से कुश्ती नहीं लड़ेंगी। क्या उनकी इस हताशा, उनके इस आंसू से किसी समाज का अपमान होता है? जाट समाज का अपमान होता है, महिला समाज का अपमान होता है, और अपमान की राजनीति करने वालों के समाज का अपमान होता है। यह साक्षी के जूते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूतों को मेज पर रख दिया। यह जूता उसका जीवन है, उसकी जाति है, उसका देश है। उसने आज से अपनी कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कोई है जिसकी भावना आज आहत हो गई? कोई है जो राज्यसभा में साक्षी के इन आंसुओं के लिए 1 घंटे खड़े रहेगा? हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे दुख होता है इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के ये जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैच से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए। हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। इन आंसुओं का कोई तलबगार नहीं है, मददगार तो कोई था भी नहीं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जाट समाज के हैं। कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री कर दी तो जाट समाज का अपमान हो गया। साक्षी मलिक रोते रोते कुश्ती छोड़ गईं तो क्या जाट समाज का अपमान नहीं हुआ होगा? समाजों के इन अपमान के नाम पर न्याय आज किसके साथ खड़ा है? साक्षी मलिक के साथ या बृजभूषण सिंह और उनके समर्थकों के साथ? बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यूं मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा। लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स है नई जनरेशन के, उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 अप्रैल सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो कि हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे उसी तरह 143 सांसद निलंबित कर दिए गए। विपक्ष ने आज इसके विरोध में विजय चौक पर मार्च निकाला।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के बिना विधेयक पास किए जा रहे हैं, यह तानाशाही है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। खिलाड़ियों को न्याय मिला है, आपने देख लिया। विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, वो तो आप देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम आज के अपने वीडियो में विपक्ष के साथ हो रहे इस अन्याय के बारे में और साक्षी मलिक के ओलंपिक या कुश्ती छोड़ देने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों की नियति उसी एक धागे से जाकर जुड़ती है। जिस तरफ बृजभूषण सिंह खड़े हैं, जिस तरफ सत्ता पक्ष खड़ा है और जिस तरफ गोदी मीडिया खड़ा है। 143 सांसद निलंबित किए गए हैं। विपक्ष ने आज इसके विरोध में विजय चौक पर मार्च निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के बिना विधेयक पास किए जा रहे हैं, यह तानाशाही है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। संसदीय राजनीति के अलावा मीडिया के पन्नों पर इस घटना का कवरेज देखने लायक है। वहां यह सवाल बहुत छोटा हो चला है कि 143 सांसद निलंबित हैं, मगर इसकी जगह यह सवाल बड़ा कर दिया गया है कि कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की और राहुल गांधी ने वीडियो बनाए। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए मीडिया तय कर रहा है। सरकार का बर्ताव एक विपक्ष को लेकर क्या होना चाहिए वह सवाल भी नहीं पूछता। सरकार को बहुत छूट है और विपक्ष को बिल्कुल नहीं। यह मामला लोकतंत्र और संसद से जुड़े एक बड़े सवाल को गायब करने का है। उसके सामने भावना और आस्था पर चोट का मुद्दा बड़ा किया जा रहा है। सरकार और बीजेपी क्यों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ खड़ी है? क्या इसलिए ताकि 143 सांसदों के निलंबन से जनता का ध्यान हट जाए? बीजेपी और सरकार को बताना चाहिए कि राजस्थान चुनावों से कई महीने पहले और चुनावों से लगे कुछ महीनों में उनकी यात्राएं क्या संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल कही जा सकती हैं? अगर आप उनके कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे तो उपराष्ट्रपति और चुनाव प्रभारी में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। भारत के इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति ने उस राज्य का इस तरह दौरा नहीं किया जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने किया है। इन यात्राओं में यह भी गिना जा सकता है कि उपराष्ट्रपति कितने कॉलेज गए, कितने स्कूलों में गए, केंद्र के कितने शोध संस्थानों में गए, कितने संगठनों के सम्मान समारोह में गए और कितने मंदिरों में। उपराष्ट्रपति सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। उनके दौरे की सूचना में कई बार सैनिक स्कूलों में जाने का भी जिक्र है। कहीं छात्रों के साथ लंच कर रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं बार एसोसिएशन से मिल रहे हैं। काश कोई गिनती करता कि इस तरह से उन्होंने राजस्थान में कितने जिलों के दौरे किए और कितने कार्यक्रम किए, इन कार्यक्रमों पर सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। तब आपको पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्होंने इसके आयाम का कितना विस्तार किया है, संवैधानिक सह राजनीतिक बना दिया है। 13 महीनों में राजस्थान का 17 बार दौरा किया। इस तरह की एक हेडलाइन मिली तो मैं पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की प्रेस रिलीज देखने लगा और उससे उपराष्ट्रपति की यात्रा का जो चित्र बनता है, लगता है कि बाकायदा अब इसी पर बहस होनी चाहिए कि क्या यह चुनावी यात्रा थी। उपराष्ट्रपति बाकी राज्यों में तो उस तरह से ताबड़तोड़ यात्राएं नहीं कर रहे थे जिस तरह से राजस्थान में कर रहे थे। पीआईबी केंद्र सरकार की संस्था है जो सरकारी कार्यक्रमों की आधिकारिक सूचना जारी करती है। मैंने राजस्थान के दौरे से संबंधित सभी प्रेस रिलीज देखी हो ऐसा दावा नहीं करूंगा, मगर कई सारी प्रेस रिलीज जरूर देखी है। मुझे लगता है कि अगर उपराष्ट्रपति जी इतने आहत हैं तो उन्हें इस पर भी बात करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर उनकी भूमिका कितनी राजनीतिक थी, कितनी संवैधानिक, इस पर काफी बातें पहले हो चुकी हैं। ये तस्वीर ही देख लीजिए और फिर आप बात कीजिए। अगर आप राजस्थान में उनके कार्यक्रमों की सूची देखेंगे तो पता चलेगा कि पद की गरिमा की मिमिक्री कौन कर रहा था। इसे समझने के लिए आप अगले कुछ देर तक सांसें थाम कर सुनिएगा। मैं पत्र सूचना कार्यालय से जारी सरकारी सूचनाओं से ही आपको बताने जा रहा हूं। 14 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान में पुष्कर, खरनाल, मेड़ता शहर का दौरा करेंगे। पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर श्री जट शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 27 अगस्त को उपराष्ट्रपति जयपुर और झुंझुनू जाएंगे, वहां के सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। रानी शक्ति मंदिर में दर्शन करेंगे। 4 और 5 सितंबर को राजस्थान का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस यात्रा में जयपुर, कोटा और टोंक जाएंगे। टोंक पहुंचकर डिगरी में श्री कल्याण जी राय जी मंदिर में दर्शन करेंगे। 8 सितंबर की पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने श्री बालाजी मंदिर जोडिया में आरती की और श्री ठाकुर जी मंदिर किठाना में पूजा की। इसके बाद श्री बालाजी सालासर धाम मंदिर और सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 सितंबर को करौली, भरतपुर, धौलपुर का दौरा करेंगे। अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर जाएंगे, धौलपुर के मचकुंड मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजा व अर्चना करेंगे। 14 सितंबर को जयपुर, टोंक, अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अजमेर में वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे।
सलेमाबाद के निम्बार्क तीर्थ जाकर दर्शन करेंगे। 23 सितंबर को उपराष्ट्रपति दूदू जिले में संत शिरोमणि धन्ना भगत जन्मस्थली नोखानाड़ी चौरू जाएंगे और मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। 27 सितंबर को झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जाएंगे। बाड़मेर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि 6 अक्टूबर को एक दिन के लिए राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान त्रिवेणी धाम, सांगलिया, धूनी और वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। 7 अक्टूबर को गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर जाएंगे। हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी मंदिर और कुंभरा, धूनी, भोपालगढ़ में भी दर्शन वंदना करेंगे। 3 नवंबर को राजस्थान के ही लक्ष्मणगढ़ के एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामले पर वो बोलने लगते हैं। 9 दिसंबर को बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर का दौरा करेंगे। बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। कायदे से जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बार बार जाने से किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बचना चाहिए, लेकिन जब उनका दौरा हर जिला, हर स्कूल, हर कॉलेज और हर मंदिर का होने लग जाए तब संदेह गहरा हो सकता है। उनके कहीं आने जाने पर रोक नहीं है, लेकिन चुनावों के समय की मर्यादाएं यही कहती हैं कि ऐसा काम मत कीजिए कि कोई पक्षपात समझे। मगर मोदी राज में उपराष्ट्रपति भी उस चुनावी मशीनरी का हिस्सा बना दिए गए लगते हैं। चुनावों के दौरान अशोक गहलोत ने तब कहा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन में 5 जिले गए हैं, पूरा राजस्थान छान मारा है। आप उस समय की रिपोर्ट निकालकर अशोक गहलोत की भाषा देखिए। पूरी तरह से संवैधानिक और संयत स्वर में उन्होंने इन दौरों पर प्रश्न उठाए हैं। लेकिन उससे क्या संवैधानिक मर्यादा की चिंता कर ली गई? क्या तब दौरा बंद कर दिया गया? आप ही बताइए। इससे पहले कब आपने देखा कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं उसके ठीक पहले उपराष्ट्रपति इस तरह से सघन दौरा करने लग जाएं? मॉक करना, मिमिक्री करना दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। नेता एक दूसरे की मिमिक्री करते रहे हैं, मगर कई बार वे अपनी सीमा पार कर जाते हैं और मिमिक्री भद्दी लगने लगती है। कई बार अच्छी भी लगती है। कई चैनलों के कार्यक्रम मिमिक्री पर आधारित होते हैं, जिनमें नेताओं के बोलने, चलने, हाव भाव का मजाक बनाया जाता है। कई बार तो कुछ नेताओं को इस बात का बुरा लग जाता है कि उस कार्यक्रम में उनकी मिमिक्री नहीं की जा रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जब प्रधानमंत्री ने दीदी ओ दीदी कहा था तो अच्छा नहीं लगा था। अब उनका ही उदाहरण देकर कल्याण बनर्जी अपना बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी को आहत करने का उनका इरादा नहीं था, मिमिक्री एक कला है। प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में ऐसा किया था। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। फिर भी अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुरा लगा है तो समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जब दीदी ओ दीदी कहा था तो ममता बनर्जी को बुरा लगा था और कई लोगों ने काफी आलोचना की थी। लेकिन क्या इसे जाति की अस्मिता का सवाल बनाना चाहिए? जिन 143 सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें भी कोई पिछड़ी जाति का है, अति पिछड़ी जाति का है, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय का है। क्या उनका निलंबन केवल उनकी जातियों का मजाक है? बिल्कुल नहीं। यह संवैधानिक सवाल है कि उनके निलंबन से विपक्ष की बेंच खाली होती है और विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक कैसे पास हो सकते हैं। और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होकर मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। टाइम्स नाउ चैनल का 7 साल पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है। संबित पात्रा अरविंद केजरीवाल के खांसने, बोलने, चलने के अंदाज की मिमिक्री कर रहे हैं। एंकर अर्नब गोस्वामी हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे हैं। 2018 में इंडिया टुडे के एक सम्मेलन में कई नेता एक दूसरे की नकल करने लगे और किसी ने इसे बुरा नहीं माना, तालियां भी बजीं। मीडिया आपको यह सब याद नहीं दिलाएगा, चूंकि उसे अभी सत्ता पक्ष के साथ चलना है तो उसी के आसपास बातों को घुमाता रहेगा। अब वही संबित पात्रा हालिया विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। कहना पड़ रहा है कि जो अभी मार्च चल रहा है तथाकथित इंडी अलायंस के सदस्यों का, घमंडिया अलायंस के सदस्यों का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक
संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। गोदी मीडिया ने कल्याण बनर्जी की मिमिक्री को बढ़ाकर 143 सांसदों के निलंबन को उसके शोर में गायब कर दिया है। गोदी मीडिया से लैस कोई भी पक्ष किसी भी बात को सबसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। हमने जगदीप धनखड़ के राजस्थान के दौरों का जिक्र किया। उस समय इस पर उठने वाले सवालों को छिटपुट कवर किया गया था, मगर इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं बनाया गया जितना उनके निजी अपमान का बनाया जा रहा है और उसे संवैधानिक पद के अपमान से जोड़ा जा रहा है। क्या यह सवाल मामूली है कि जहां चुनाव होने वाले हैं वहां उपराष्ट्रपति हर बड़े मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, लगभग हर जिले की तरफ जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज की तरफ जाने लगे हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हामिद अंसारी का किस तरह से मजाक उड़ाया गया, मजाक ही नहीं सांप्रदायिक आधार पर उन पर टिप्पणी की गई। यही गोदी मीडिया का खेल है। जैसे ही सरकार से सवाल होता है कि कैसा लोकतंत्र है जहां 143 सांसदों को निलंबित किया गया है, वह सरकार के ही पक्ष के अपमान का मुद्दा बड़ा कर देता है। वह याद नहीं दिलाएगा कि हामिद अंसारी के साथ क्या हुआ करता था। हामिद अंसारी तो चुनावों से पहले कांग्रेस की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर नहीं निकले। अगर वे 2017 के यूपी के चुनाव के समय सहारनपुर 5 बार जाते, अलीगढ़ 10 बार जाते, मुजफ्फरनगर 3 बार जाते, तो क्या बीजेपी बर्दाश्त करती? गोदी मीडिया चुप रह जाता? आईटी सेल के जरिए हामिद अंसारी को लेकर किस तरह के मीम बनाए गए, पोस्ट वायरल किए गए, यह तो आपके सामने से गुजरा है। उनकी देशभक्ति पर शक किया गया। आज गोदी मीडिया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के सहारे मुद्दा बना रहा है और मुद्दे को बदल रहा है। दरअसल उसके लिए अपमान और संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन का पैमाना बदल गया है। उसे केवल विपक्ष दिखता है, सरकार से सवाल करना याद ही नहीं रहता। अगस्त 2017 में हामिद अंसारी जब 10 साल के लंबे कार्यकाल के बाद विदा ले रहे थे, तब उनकी विदाई के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से चुटकीली कटाक्ष किया। उस समय के कुछ अखबारों की हेडलाइन में वो दर्ज है। मौक शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसी से मौकरी बनती है। क्या तब उनकी बातें संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल थीं? डेक्कन हेरल्ड के संपादकीय का शीर्षक तो यही कह रहा है कि मोदी ने अंसारी का मजाक उड़ाया, मौक किया। आप ही बताइए, क्या किसी को ताना देकर विदाई दी जाती है? उनके लिए विदाई भाषण में सदन के भीतर प्रधानमंत्री ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस घटना की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री का एक पुराना भाषण ट्वीट कर दिया है। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है। डिप्लोमेट, उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। मिमिक्री बड़ा मुद्दा है या 143 सांसदों का निलंबन, तय आपको करना है। संवैधानिक मर्यादा के अपमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। खबरें कहां गायब हो जा रही हैं पता नहीं। आज का मीडिया सत्ता का हथियार है, वह खबरों को गायब कर दे रहा है और उन्हीं खबरों को डमरू की तरह बजाता है जिनमें सरकार और बीजेपी का पक्ष होता है। देश में लघु व मध्यम स्तर के हजारों उपक्रम बंद हुए हैं, इन पर कोई चर्चा नहीं। भारत पर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है, इस पर कोई चर्चा नहीं। चेतावनी यह है कि कर्ज इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो जल्दी ही जीडीपी का 100% हो जाएगा। भारत पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अपनी कास्ट के लिए सर, किसी ने कास्ट का अपमान हुआ, किसानों का अपमान किया आपने। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहाँ पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब
एक लाइन पे चले हुए तो क्या करें? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तब उनके बयानों को आप देख लीजिए, उनके ट्वीट को आप पढ़ लीजिए, खुद ही बताइए कि वे संवैधानिक थे या राजनीतिक। त्रिपुरा के राज्यपाल रहते हुए तथागत रॉय के बयानों को और उनके ट्वीट को भी याद कीजिए। संवैधानिक मर्यादा की चिंता करने वाली बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से आने वाली आवाज सुन लेनी चाहिए, जिसमें विपक्षी सरकारों के राज्यों के राज्यपाल के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया है। राज्यपाल साल भर 2 साल तक बिल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, विधानसभा दोबारा पास करती है तब भी मंजूरी नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से लंबे समय तक बिल को अपने पास नहीं रख सकते। विधानसभा के कानून बनाने की शक्ति पर हमला हो रहा है और आपको बताया जा रहा है कि मिमिक्री करना संवैधानिक मर्यादा पर हमला है ना? यह गजब की बात। एक बिल की बात नहीं, किसी राज्य में कोई राज्यपाल 8 बिल रोक कर बैठा है तो किसी राज्य में कोई राज्यपाल 10-10 बिल रोक कर बैठा है। ये वो बिल हैं जो राज्य की विधानसभा में पास किए गए हैं, इन्हें कानून बन जाना चाहिए था। कभी भी आपने सुना है कि राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से कहा हो कि विपक्ष के राज्यों में विधानसभा के बनाए कानूनों को रोकने का काम ना करें, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें, वहां की जनता का अपमान हो रहा है, इसका ध्यान रखें। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब तृणमूल कांग्रेस उन्हें विपक्ष का नेता कहती थी। आए दिन राजभवन से टकराव की खबरें आया करती थी और छपती थी। राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ अक्सर राजनीतिक आरोप लगाते थे। कोविड के प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका पत्राचार सियासी जंग में बदल गया। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि सरकार के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, भूल गए हैं कि मैं एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हूं। राष्ट्रपति के चुनाव के समय कांग्रेस सांसद की एक टिप्पणी को लेकर इसी तरह बीजेपी ने बहुत बड़ा कर दिया। संसद के भीतर भी और बाहर अपने संगठनों को उतारकर गोदी मीडिया भी महिला के अपमान, अनुसूचित जाति की महिला के अपमान का मुद्दा उछालने लगा। लेकिन जैसे ही मणिपुर की घटना सामने आई, जब एक महिला को नग्न हालत में दौड़ाने का वीडियो सामने आया तो चुप्पी पसर गई, क्योंकि इससे बीजेपी और सरकार पर सवाल हो जाते। कई दिनों की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने जब इस घटना की निंदा की तो उसमें राजस्थान की घटना को जोड़ दिया और गोदी मीडिया का डिबेट मणिपुर से हटकर राजस्थान की तरफ चला गया। मणिपुर की जगह राजस्थान की बात होने लगी। ऐसा होता है गोदी मीडिया का गेम। आप कब समझेंगे पता नहीं। मीडिया के दम पर किसी खास पहलू को बड़ा कर दिया जा रहा है ताकि उसमें हलचल पैदा हो, हंगामा नजर आए और आप आंखें फाड़कर देखने लग जाएं। भरी लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली को धार्मिक पहचान के नाम पर क्या क्या नहीं कहा। यह एक तरह से गाली ही थी, लेकिन तब क्या प्रधानमंत्री ने दानिश अली को फोन किया, स्पीकर मिलने चले गए? 1 महीना लग गया रमेश बिधूड़ी को खेद जताने में और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद सभापति के सम्मान में 1 घंटे खड़े रहे क्योंकि उनका अपमान हुआ। जब दानिश अली को अपमानजनक शब्द कहे गए संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर, तब यह सब क्यों नहीं याद आया कि सदन की गरिमा सर्वोपरि है, सांसद का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ये नए भारत में की नई परिभाषा है कि गाली देने वाले सांसद अंदर बैठेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले सस्पेंड किए जाएंगे, इंट्रूडर्स को अपने पास पर अंदर लाने वाले अंदर बैठेंगे और सरकार से सवाल पूछने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 125 से ज्यादा सांसद, संपूर्ण विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्या है? और कह रहे कि साहब इन सांसदों ने मर्यादा भंग करी है। संसद की मर्यादा तब ज्यादा भंग होती है जब बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी गालियां देते हैं वहां फ्लोर पे, या सरकार से सवाल पूछने पर संसद की मर्यादा भंग होती है। संसद के भीतर प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन का मजाक उड़ाया, आंदोलनजीवी कहा। आपने देखा है, उनके ही वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वे मिमिक्री कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बोलने के अंदाज को लेकर कितनी मिमिक्री की गई है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ही कह दिया कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी के बारे में क्या कह दिया? उठो उठो उठो, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। अब तो प्रधानमंत्री भी अपने अपमान को याद करने लगे हैं। आज के हिंदी अखबारों में यही हेडलाइन है कि 20 साल से वे अपमान झेल रहे हैं। घटना उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री अपना मसला ले आए। अब खबरों में प्रधानमंत्री के अपमान को बड़ा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जाति की गणना पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वे जाति नहीं मानते। उनके हिसाब से भारत में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। आज उनकी पार्टी के नेता उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले को जाट समुदाय के अपमान से जोड़ने लगे और जाट समाज के नेता भी अपमान के नाम पर मैदान में उतर गए।
लेकिन यह भी तो उसी समाज की महिला खिलाड़ी हैं जो यौन शोषण का आरोप लगा रही थीं। इनके प्रदर्शन के साथ क्या किया गया? क्या तब इन महिलाओं के लिए या इनकी जाति के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जंतर मंतर चले गए थे, उनसे बुलाकर बात कर ली थी? महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी रहीं, तब तो बीजेपी ने नहीं कहा कि जाट समाज की बेटियों के साथ अपमान हो रहा है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर कितने प्रहार हुए, तब तो बीजेपी ने नहीं कहा कि जाट समाज का अपमान हुआ है। आज कुश्ती संघ के लिए मतदान का दिन था। संजय सिंह के समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। कहा जाता है कि संजय सिंह भी बृजभूषण सिंह के करीबी हैं। सांसद बृजभूषण सिंह के घर के गेट पर पोस्टर लग चुके हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, यह तो भगवान ने दे रखा है। यह जीत का दृश्य है या हार का, आप तय करेंगे। यहाँ जश्न मन रहा है कि इनका दबदबा रहेगा क्योंकि भगवान चाहता है। यहाँ प्रेस क्लब में महिला खिलाड़ी रो रही हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से ओलंपिक में भारत का परचम लहराया। आपने तिरंगे को सलामी दी। आज रोते रोते साक्षी मलिक कह गई कि अब कुश्ती नहीं लड़ेंगी, वो कुश्ती छोड़ रही हैं। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। क्या गोदी मीडिया महिला खिलाड़ियों की इन बातों को भारत की जनता तक पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। जब वो प्रदर्शन पर बैठी थीं तभी कहा करती थीं कि इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं मगर दिखाया कहीं नहीं जाता है। इसी तरह विपक्ष का बड़ा हिस्सा सदन से बाहर है, मीडिया से गायब है और सदन में विधेयक पर विधेयक पास किए जा रहे हैं, कानून बन रहे हैं। यह संविधान की भावना और संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। संसद का सत्र चल रहा है तो विपक्ष के सांसद ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से बयान देने की मांग कर कौन सा अपराध कर दिया? जब मीडिया में बयान दे सकते हैं तब संसद में बयान देने से क्या हो जाता है? हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। इसकी तो और ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि खबरों को और जनता के सवालों को गायब कर मीडिया आप दर्शकों का हर दिन मजाक उड़ा रहा है। आप उसका बुरा भी नहीं मानते। एक अच्छे खासे पेशे का सत्यानाश कर दिया गया। आप देखते रह गए, देखते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं